अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। इम्तिहानी प्रमोशन टेस्ट जो कि पंजाब पुलिस के कांस्टेबलान हैं उनके लिए ये है, और ताज़ीरात पाकिस्तान जो है PPC, उसके मुतालिक हम MCQ की स्टडी आज करेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो कि इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएंगे, उसके मुतालिक स्टडी करेंगे। तो लिस्ट B के लिए ये ज़्यादा वैलिड है, B लिस्ट के लिए ये खसूसी तौर पे बनाए गए हैं, और A लिस्ट में भी ये MCQs आ सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, जज की तारीफ PPC की दफ़ा डैश में की गई है। ऑप्शन 4 दफ़ा 19 में जज PPC की तारीफ की गई है। किसी ऐसे इल्ज़ाम के सिलसिले में इख्तियारात रखने वाला मजिस्ट्रेट इसे अपील के साथ या अपील के बगैर कैद की सज़ा देने का इख्तियार हो, एक डैश है। ऑप्शन 3 जज, यानी कि ऐसा इल्ज़ाम कि जिसके पीछे हम अपील कर सकते हो, ठीक है, तो वो जिसको अपील करेंगे वो जज है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाता जाऊँ, तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। जो मुश्किल लगेगा इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ों में आपको सिखाता जाऊँगा। सरकारी मुलाज़म की तारीफ PPC की दफ़ा डैश में की गई है। ऑप्शन 4 दफ़ा 21 में सरकारी मुलाज़म की तारीफ की गई है। हर जज एक डैश है। ऑप्शन 4 सरकारी मुलाज़म, यानी कि हर एक जज जो है वो सरकारी मुलाज़म है। जायदाद मंकूला का मतलब होता है कि ऐसी जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा सके, जैसा कि आपकी मोटर बाइक है, गाड़ी है, या इस तरह की और दूसरी चीज़ें जो आप अपनी जायदाद एक जगह से दूसरी जगह पर तब्दील कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, जायदाद मंकूला कहलाती है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी घर है तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, फिक्स है, एक प्लॉट है, घर है, तो ये मंकूला नहीं है। तो जायदाद के मंकूला की तारीफ PPC की दफ़ा डैश में की गई है। ऑप्शन 4 दफ़ा 22 में। नाजायज़ फ़ायदे की तारीफ PPC की दफ़ा डैश में की गई है। ऑप्शन 4 दफ़ा 23 में। बदनियती की तारीफ दफ़ा डैश में की गई है। ऑप्शन 3 दफ़ा 24। बुक में कुछ MCQs ऐसे हैं जिनके जवाब गलत बताए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, उनकी करेक्शन करके वीडियो बनाई गई है। तो आप फुली 100% इस पर बिलीव करके इसको याद करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। इसके बाद है जी, तलबीस की तारीफ दफ़ा डैश में की गई है। ऑप्शन 3 दफ़ा 28 में तलबीस की तारीफ की गई है। जब 5 या 5 से ज़्यादा अफराद मिलकर सिरका बिल जबर का इर्तिकाब करें तो इसमें से हर कोई डैश का मरतब होता है। सिरका चोरी को कहते हैं, बिल जबर ज़बरदस्ती। तो जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग, यानी कि 5 लोग फ़र्ज़ कर लो, या 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है, 6 7 8 9 10, अगर ये सारे मिलकर किसी से ज़बरदस्ती चोरी करें तो उस जुर्म को जो कि मरतब हुआ उसको हम क्या कहेंगे जी? ऑप्शन 3 डकैती कहेंगे हम उसको। अच्छा, आगे सवाल है अलिफ नून। अलिफ एक शख्स का नाम यहाँ पर रखा गया ताकि बेहतरीन तरीके से चीज़ को समझाया जा सके। तो अलिफ एक शख्स है, नून दूसरा शख्स है, ठीक है। अलिफ नून को काबू कर लेता है और नून के कपड़ों में से नून का रुपया और जेवर नून की रजामंदी के बगैर ले लेता है। यानी कि एक शख्स आके दूसरे शख्स को ज़बरदस्ती काबू किया और उसके कपड़ों में से, यानी कि उसकी तलाशी ले लू के उसके पैसे जेवरात वगैरह उसकी इजाज़त के बगैर ले लिए। तो अलिफ ने, यानी कि जो शख्स आया, उसने क्या जुर्म किया? इसका ऑप्शन 2 PPC की दफ़ा 382 का इसने जुर्म किया, ठीक है, उस शख्स के साथ। उसके बाद है, अलिफ शाहरा आम पर नून से मिलता है और पिस्तौल दिखाकर नून का बटुआ तलब कर लेता है। नून इसके बायस अपना बटुआ मजबूरन दे देता है। इस सूरत में चूंकि अलिफ ने नून को फौरी ज़रर पहुँचाने की सूरत पर जाने के खौफ में मुब्तला करके इसे वसूल किया और वो इस्तेहसाल बिल जबर के वक्त मौजूद था, क्या जुर्म सरजद हुआ? यानी कि सादा अल्फाजों में समझाऊँ तो एक शख्स आया, उसने पिस्टल दिखाई, जिसको हम वारदात कहते हैं, पिस्टल दिखाई और उस शख्स से पैसे और उसके जेवर, उसका बटुआ वगैरह सारा कुछ ले लिया। तो उसने क्या किया? उस शख्स ने, उसकी तारीफ बताएगी कि उस शख्स ने क्या किया। तो ऑप्शन 1 सिरका बिल जबर, कानूनी ज़बान में हम इसको कहते हैं सिरका। सिरका का मतलब है चोरी, बिल जबर मतलब ज़बरदस्ती से, ठीक है। तो ज़बरदस्ती उसने
चोरी की। इसको हम डकैती नहीं कहेंगे, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। डकैती की होती है जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद मिलकर किसी पे हमलावर हों या उनसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ लें तो उसको हम डकैती कहेंगे। जबकि कोई 1, 2, 3 या 4 शख्स हों तो फिर उसको हम सिरका बिल जबर कहेंगे। अगर 5 हो जाते हैं तो फिर वो डकैती में तब्दील हो जाती है चीज़। अलिफ, नून के कब्ज़े में माल के सिरके का इर्तिकाब करते वक्त इसने अपने कपड़ों के नीचे एक भरा पिस्तौल इस घर से रखा हुआ कि अगर नून मुज़ाहमत करे तो इसको ज़रर पहुँचाए। अलिफ ने किस दफ़ा के तहत जुर्म किया? अब इस सिलसिले में क्या हुआ है जी, अब अलिफ ने अपने पास पिस्टल रखा हुआ है लेकिन उसने निकाला नहीं है, लेकिन वो नून को दिखा रहा है, यानी कि दूसरे शख्स को दिखा रहा है कि अगर तुमने मुज़ाहमत की या फिर आगे से अपने जो मैं तुम्हारा बटुआ या सामान लेना चाह रहा हूँ उसमें खुद को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। तो इस तहत उस अलिफ ने क्या जुर्म किया? ऑप्शन 4 PPC 383 उस पर दफ़ा लगेगी। अलिफ अपने चंद साथियों को नून के करीबी इस गर्ज से खड़ा करके कि इसकी जेब काटता है कि अगर नून ये देख ले कि क्या हो रहा है तो मज़ाहमत करे, या नून इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश करे तो वो नून की मज़ाहमत करे। अलिफ ने किस दफ़ा के तहत जुर्म किया? सादा अल्फाज़ों में समझाऊंगा कि अलिफ के साथ 2-3 लोग थे। अलिफ ने क्या किया? 2-3 लोगों को नून के पास खड़ा कर दिया और ख़ुद उसकी जेब काटने लग गया अलिफ। अब उसने इस डर से कि अगर नून को पता लग जाएगा और नून ज़ाहिर सी बात है मुझ पे हमला करेगा या मुझे रोकेगा तो मेरे साथी जो बाकी हैं वो फिर जो है नून को पकड़ लेंगे, तो ये 3-4 लोग होंगे, वो अकेला होगा। तो इस सिलसिले में अलिफ ने कौन सा जुर्म किया? तो ऑप्शन इसका 3 PPC 382 का इसने जुर्म किया। अलिफ नून से मुतल्लिक हितिक अमेज़ तहरीर बायस तौहीन शाया करने की धमकी देता है इसलिए कि नून इसे कुछ रकम दे। अलिफ ने किस जुर्म का इर्तिकाब किया? जिस तरह ब्लैकमेलिंग हम इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश बाद में, कि इसने क्या किया? तो इसने ऑप्शन 2 इस्तिसाल बिल जबर। बिल जबर का मतलब जहन में रखेंगे ज़बरदस्ती के साथ। इस्तिसाल का मतलब हम ये लेंगे कि बग़ैर, यानी कि मजबूर करना किसी चीज़ को, उकसाना किसी चीज़ के ऊपर, उसको खौफ दिखा के, उसको यानी कि मुख्तलिफ़ अंदाज में धमकियाँ दे के उससे कोई चीज़ को वसूल करना। तो इस सूरत में उसने रकम वसूल की तो अलिफ ने इस्तिसाल बिल जबर किया। अलिफ नून को धमकी देता है कि वो इसके बच्चे को हस्बे बेजान में रखेगा जब तक कि वो ऐसा पुरनोट दस्तखत करके इसके हवाले नहीं करेगा जो नून को पाबंद करे कि वो एक ख़ास रकम अलिफ को दे। नून नोट पर दस्तखत करता है और इसे अलिफ के हवाले कर देता है। अलिफ किस दफ़ा के तहत जुर्म का मर्तकब हुआ? अब यानी कि क्या वजह? अगवा उसने कर ली है उसके बच्चे को या फैमिली के किसी भी मेम्बर को। बच्चा तो एक उन्होंने मिसाल के तौर पे लिखा गया, फैमिली के किसी मेंबर को अगवा कर लेता है और नून को उकसाता है कि भाई तुम मुझे कुछ चेक या इस तरह की कोई कीमत या इस तरह की उसके बदले में दोगे तो मैं जो बच्चा या फैमिली मेंबर कोई अगवा किया हुआ उसको छोड़ूंगा। तो अलिफ ने क्या जुर्म किया? तो PPC की दफ़ा 384 यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। PPC की दफ़ा 384 के मुताबिक उसने जुर्म किया अलिफ ने। नेक्स्ट है जी, सिरका की सज़ा PPC की डैश दफ़ा में दी गई है। सिरका क्या है जी? आपने मुझे बताना है सिरका क्या है? चोरी। और ये PPC की दफ़ा 379 में इसकी सज़ा बताई गई है। उसके बाद है जी, अलिफ झूठ मूठ मुल्की मुलाजमत में होने के बहाना करके धोखा देता है और बदनीयती से नून को तरगीब देता है कि वो इसे कुछ माल कर्ज दे जिसकी कीमत अदा करने की इसकी नीयत ना हो। तो अलिफ ने क्या जुर्म किया? अब देखें जी, अली उसको धोखा दे रहा है कि भाई मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ या कोई भी अपने शौक आ रहा है और उससे कोई रकम वसूल कर रहा है, यानी कि उसके साथ धोखा कर रहा है। तो अली ने कौन सा जुर्म किया? ऑप्शन 3 PPC की 420 धोखा दही का इसके ऊपर पर्चा होगा। नेक्स्ट है, अलिफ किसी शय पर कोई मलतस निशान लगाकर धमकी देकर नून को ये बावर कराता है कि वो शय फलां नामवर कारीगर की बनाई हुई है और इस तरह बदनीयती से नून को वो ख़रीदने और इसकी कीमत देने की तरगीब दे। तो अलिफ ने किस तरह का जुर्म किया? अगेन आप सेंस समझें सादा अल्फाजों में ये कि चीज़ 2 नंबर है लेकिन अलिफ क्या करता है? उसको कहता है जी बड़े नामवर किस्म के कारीगर ने इसको बनाया और चीज़ ओरिजिनल है, यानी कि धोखे से नून को कोई चीज़ बेच रहा है। तो इसने क्या किया?
PPC की दफ़ा 420 यानी कि उसके साथ धोखा किया तो इसके ऊपर 420 का जुर्म आयद होगा। नेक्स्ट है जी दगा की सज़ा। किसी को दगा देना उसकी सज़ा PPC की दफ़ा डैश में दी गई है, तो ऑप्शन 3 PPC 420 में दगा दही की सज़ा धोखे की सज़ा दी गई है। दगा की तारीफ़ PPC की दफ़ा डैश में की गई है, ऑप्शन 2 PPC 415 में दगा की तारीफ़ की गई है कि धोखा होता क्या। ठीक है। अलिफ नून के मकान की दीवार में सुराख करके और इस सुराख में हाथ डालकर मुदाखलत बेजा बहाना का इर्तिकाब करता है। अलिफ ने क्या जुर्म किया और क्या कह रहा है जी, अलिफ किसी के मकान को किसी तरह उसने सुराख किया दीवार में और फिर उस दीवार से अंदर हाथ घुसा के उसके मकान में मुदाखलत कर रहा है। तो उसने क्या किया जी, ऑप्शन 2 नक़ब ज़नी का जुर्म किया उसने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अलिफ एक जहाज़ में अर्शों के दरमियान पहलू के सुराग से रेंग कर मुदाखलत बेजा बहाना का इर्तिकाब करता है। अलिफ का ये फ़ेल कहलाता है। दोबारा से वही चीज़ है, ये नक़ब ज़नी के मुतालिक मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इस सवाल का जो जवाब ऑप्शन 3 नक़ब ज़नी है। अब मेन चीज़ जो आती है सोचने कि भाई नक़ब ज़नी है क्या, तो नक़ब ज़नी के मुतालिक ये मैंने स्पेशल लिख दी है ताकि तमाम तालिब इल्मों को पता लग जाए कि नक़ब ज़नी है क्या। तो नक़ब ज़नी आपने यूँ ले लेना कि किसी के घर को तोड़ना, ठीक है, किसी भी घर के अंदर तोड़ फोड़ का शिकार होना। तो इसकी सादा तरीन जो मैंने डेफिनेशन की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, किसी भी घर में दाखिल होने के लिए इसको तोड़ फोड़ का शिकार बनाना और इस घर के मालिक की इजाज़त के बगैर ये अमल करना नक़ब ज़नी यानी कि हाउस ब्रेकिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि नक़ब ज़नी आपको समझ आ गया होगा। अब नक़ब ज़नी जो है इसके आगे से 6 निकात हैं, यानी कि 6 मुख्तलिफ़ अंदाज से किसी के घर को तोड़ना और उसके जो मामलात हैं उसके घर के अंदर दाखिल होना वो हैं। PPC की कौन सी ये दफ़ा है जो नक़ब ज़नी की तारीफ़ करती है, इसको मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे इस चीज़ का पता लगे कि आप भी कोई साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। तो कौन सी दफ़ा है PPC की जो नक़ब ज़नी के मुतालिक बताती है कि नक़ब ज़नी की मुकम्मल तारीफ़ करती है, और 6 निकात भी आपको उसी दफ़ा में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 निकात का जिक्र इसलिए नहीं किया कि बात वो लंबी हो जाएगी। आगे ऑप्शन बनेंगे वो इन्हीं 6 निकातों के ऊपर मुनहसर है। यानी कि इन शॉर्ट आप यूँ कह लें कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के जो कि उसको जानता ना हो घर के अंदर मुख्तलिफ़ 6 तरह के ज़रियों से दाखिल होता है, तो वो जिस भी अंदाज में कोई तोड़ फोड़ का शिकार करेगा तो उसने नक़ब ज़नी की है, यानी कि उसके घर का तोड़ फोड़ किया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अलिफ एक खिड़की के रास्ते नून के मकान में दाखिल होकर मुदाखलत बेजा बहाना का इर्तिकाब करता है। अलिफ को ये जुर्म क्या कहलाता है, यानी कि अब एक शख्स है वो दूसरे शख्स के घर में उसकी खिड़की तोड़ के दाखिल हुआ तो उसने क्या किया जी, ऑप्शन 1 नक़ब ज़नी का जुर्म किया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, अलिफ एक ऐसे दरवाज़े को खोल कर जिससे बंद कर दिया गया था नून के घर में दाखिल होकर मुदाखलत बेजा बहाना का इर्तिकाब करता है। तो अलिफ ने क्या किया, तो देखें जी एक ऐसा दरवाज़ा जो कि बंद है लेकिन अलिफ क्या करता है उसको तोड़ के नून के घर में दाखिल हो जाता है। तो सेम वही अलिफ ने ऑप्शन 1 नक़ब ज़नी का जुर्म किया। नक़ब ज़नी यानी कि उसके घर को तोड़ा। पहले जो पॉइंट है उसमें खिड़की, दूसरे पॉइंट में दरवाज़ा। ये तो पॉइंट समझ रहे हैं ना। इसी तरह 6 पॉइंट हैं। PPC की कौन सी दफ़ा है जिसमें नक़ब ज़नी की तारीफ़ की गई है और 6 निकात बयान किए गए हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जो आपका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अलिफ दरवाज़े के एक सुराख में से तार डालकर वज़रिया चटखनी हटाकर दरवाज़े से नून के मकान में दाखिल होकर मुदाखलत बेजा बहाना का इर्तिकाब करता है। अलिफ का ये फ़ेल कहलाता है। देखें जी, अब दरवाज़े के अंदर जो लॉक लगा है किसी तरीके से वो लॉक तोड़ के दाखिल हो रहा है, तो अगेन वही नक़ब ज़नी। किसी के भी घर के अंदर मुख्तलिफ अंदाज में दाखिल होना नक़ब ज़नी ही कहलाएगा। एग्जामिनर आपको जिस तरह मर्ज़ी सवाल घुमा फिरा के पूछ ले, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, अलिफ नून के मकान के दरवाज़े की कुंजी जो नून से गुम हो गई थी पाता है और इस कुंजी से दरवाज़ा खोलकर नून के मकान में दाखिल होकर मुदाखलत बेजा बहाना करता है। अलिफ ने क्या जुर्म किया,
اوکے اس بار تھوڑی کنڈیشن چینج ہے. اب ہوا کیا جی, مالک سے چابی گم ہو گئی ہے اور وہ چابی کسی چور کے ہاتھ میں, کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب وہ چور یا دوسرا شخص کیا کر رہا ہے, اس چابی کا استعمال کرتے ہوئے, یعنی کہ کسی چیز کو توڑا نہیں ہے اب اس نے گھر کو, لیکن مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہوا, تو اس نے کون سا جرم کیا جی؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس نے نقب زنی کیا. آپشن 1 رائٹ آنسر ہے اس کا. اس کے بعد ہے جی, نون اپنی دلخیز پر کھڑا ہے. نون ایک مالک جو ہے اپنے گھر کی دلخیز پر کھڑا ہے. الف نون کو مار کر گرانے کے بعد راستہ بتاتا ہے اور گھر میں داخل ہو کر مداخلت بے جا بہانہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو الف نے کیا جرم کیا؟ اگین اب دیکھیں جی, مالک گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہوا ہے. الف کیا ایک شخص آیا, اس نے کیا کیا جی, آ کے اس مالک کو مارا, گرایا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا. تو اس نے اگین نقب زنی کا جو جرم ہے وہ سرزد دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے جی میم فور تھرڈ پرسن, کوئی تیسرا بندہ آ گیا. میم کا دربان نون میم کی ترخیص پر کھڑا ہے. الف نون کو مارنے کی دھمکی دے کر اسے اپنے مقابلے سے باز رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر مداخلت بے جا بہانہ کرتا ہے. تو الف نے کیا جرم کیا؟ لیکن جس پر اس نے ایک چھٹی کنڈیشن بتائی ہے کہ اب ایک شخص کو دھمکی دے کر مالک کو بھی نہیں مارا, مالک کے گھر کو توڑا بھی نہیں ہے اس نے. ٹھیک ہے. الف نے اس نے کیا کیا, ایک تھرڈ اس کے گھر کا فرد لگا لیں, کوئی بچہ لگا لیں یا اور کوئی اس کے گھر کا فرد ہے, اس کو مارنے کی دھمکی دے کر مالک سے کہا کہ تم سائڈ پہ ہو جاؤ, اور اس کے گھر میں داخل ہوا. تو اس نے کیا کیا جی؟ نقب زنی کا ارتکاب کیا. آپشن 1 رائٹ آنسر ہے اس کا. اوکے. کسی شخص کا شراب کے نشے میں دھت ہو کر شارع عام پر غیر شائستہ حرکات کرنا کس دفعہ کے تحت جرم ہے؟ آپشن 1 PPC 510 کے تحت کوئی بھی شخص اگر شراب پی اور شارع عام پر غیر شائستہ حرکات کرے تو وہ قابل جرم ہے. PPC کی دفعہ 510. آپشن 1 رائٹ آنسر ہے اس کا. الف صندوق توڑ کر کچھ زیور چرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس صندوق کے کھولنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ صندوق میں کوئی زیور نہیں. الف نے کیا جرم کیا؟ آئرلینڈ جی ایک چور آتا ہے, آ کے صندوق یا کوئی باکس یا کوئی الماری اس طرح کی چیز کو توڑتا ہے اور اس کے زیور چرانے کی نیت ہوتی ہے. جب وہ توڑتا ہے تو دیکھتا ہے تو بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے, تو نیت اس کی کیا تھی؟ چوری کی. تو اس کے اوپر کون سا جرم عائد ہوتا ہے؟ آپشن 3 PPC 511 کا اس پہ جرم عائد ہوتا ہے. اب دیکھیں اس نے چوری کی نہیں ہے, لیکن چوری کی نیت سے تالا یا صندوق توڑا, اور صندوق توڑا, اس کو توڑنے کے بعد علم ہوا کہ اس میں تو کوئی زیور یا کوئی چیز یا کوئی پیسہ نہیں ہے, لیکن وہ جو تالا اس نے توڑا صندوق کا, اس وجہ سے اس پہ PPC 511 اپلائی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے جی, الف نون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی جیب کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. نون کی جیب میں کچھ نہ ہونے کے باعث الف کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے. الف نے کس دفعہ کے تحت جرم کیا؟ ایک شخص ہے, ایک چور ہے, وہ ایک شخص کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے, لیکن ہاتھ ڈال سے جیب میں کچھ ہوتا ہی نہیں, تو وہ پکڑا جاتا ہے. اب جی وہ یہی شور مچائے گا جی میں نے تو کوئی چوری کی ہی نہیں, لیکن اس نے جرم کیا, اس کی نیت گندی تھی, چوری کرنے کی تھی. اس لحاظ سے اس پہ کون سی دفعہ لگے گی؟ آپشن 3 PPC 511. یعنی کہ اس نے چوری کی نہیں ہے, لیکن اس کی نیت تھی چوری کرنے کی, یعنی کہ اگر کچھ ہوتا جیب میں تو وہ چوری کر لیتا, لیکن اس بار اس نے چوری نہیں کی, لیکن اس کی نیت تھی, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, تو PPC 511 اس کے اوپر اپلائی ہوگی. اس کے بعد یہ آج ہمارا تعزیرات پاکستان کا سیکشن مکمل ہوتا ہے. نہایت اہم سوالات آپ کے سامنے لے کے آیا تھا. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, پریس بیل آئیکن کریں, شیئر اینڈ لازمی لائک کریں, اور ان کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی AB میں کلیئر ہو سکیں. اللہ پاک آپ کو میرا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.